प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समानताएं और असमानताएं। क्या आज का जो लेक्चर होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपको राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध और असमानताओं की चर्चा करेंगे। मतलब राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इन दोनों ही बातों को हम बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ सके। मैंने इससे पहले क्लास 2 में, लेक्चर 2 में राजनीति का अर्थ समझाया था और लेक्चर 3 में आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझाया था। आज लेक्चर 4 है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लेक्चर चौथा है। इसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इन दोनों की चर्चा करेंगे। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को बेहतर तरीके से तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समानता और असमानता को हम नहीं समझेंगे। इसलिए आज मैं आपको राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, ये दोनों बातें समझाऊंगा। इसका कारण क्या है कि हमें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को बेहतर तरीके से समझना है, इसलिए इन दोनों में अंतर समझना, इनकी समानता को समझना भी निहायत जरूरी है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हम दोनों प्रकार की राजनीतियों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इसकी चर्चा करें। उससे पहले प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहूंगा बेटा, वास्तव में जो राज्य होता है, एक राष्ट्र राज्य होता है, उसका स्वयं का अपना जैसा स्वरूप होता है। उस स्वरूप के आधार पर विदेश नीति तय करता है। तो वास्तव में राज्य के स्वरूप के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निर्धारित होती है। मतलब राज्यों के स्वरूप के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निर्धारित होती है और स्वयं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थात पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र राज्य हैं, उन राष्ट्र राज्यों के मध्य जो अंतर क्रिया हो रही है, जिसकी अभिव्यक्ति विदेश नीति के माध्यम से होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वातावरण भी राज्य के अंतर्गत जो नीतियां बनाई जाती हैं उनको प्रभावित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ आपके लिए 2 पार्ट बनाए हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समानताएं, और पार्ट नंबर 2 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या असमानताएं। और आज जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लेक्चर है, वह लेक्चर कौन सा होगा? इसको क्लास भी कह सकते हैं, क्लास नंबर 4, मतलब चौथा लेक्चर है आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, पेपर को आपको बेहतर तरीके से समझना है, तो जिस रूप में आपको समझा रहा हूं, व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में, उसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मैं सैद्धांतिक रूप में इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विफल नहीं हो सकते। चलिए बेटा, अब हम यहाँ बात करते हैं। देखो, मैंने यहाँ एक तो आपके लिए डायग्राम बना रखा है, इसके बाद में समानताएं और असमानताएं दोनों बातें नोट कर दिए। अब सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि वास्तव में दोनों प्रकार की राजनीतियों में क्या समानताएं हैं, उसके बाद में असमानताओं की चर्चा करेंगे। और समानताएं और असमानताएं समझाते समय ही मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति है,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति है उस प्रकृति को आप इस डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ निष्कर्ष निकाला है किसके आधार पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समानता और असमानता के आधार पर। ये सारी बातें यदि स्पष्ट हो जाती हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। चलिए बेटा यहां से शुरू करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं ये जो डायग्राम बनाया है ये समानताएं और असमानताएं समझाते समझाते साथ साथ हम इनको भी समझाते रहेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या समानताएं हैं। जैसा कि कहा जाता है, हांस जे मार्गेंथाउ ने कहा भी है कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। मतलब हांस जे मार्गेंथाउ का कहना है कि वास्तव में चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, ये शक्ति के लिए संघर्ष है। तो शक्ति के लिए संघर्ष है, इसका मतलब ये है कि दोनों में समानता स्पष्ट हो रही है ना। तो इस तरीके से हम वास्तविक रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या समानता है इस बात को समझेंगे, जिसको कि मैंने आपको यहाँ 5 बिंदु के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। चलिए बेटा, यहाँ मैंने हांस जे मार्गेंथाउ की ही चर्चा की है। ये हांस जे मार्गेंथाउ वही है जो ये कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो या राष्ट्रीय राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, वो शक्ति के लिए संघर्ष होती है। मतलब इनका कहना है कि सभी प्रकार की राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष ही होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वास्तव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूर्ण समानता है। चलिए बेटा, हांस जे मार्गेंथाउ कह रहे हैं कि दोनों एक ही सिक्के के 2 भिन्न पहलू हैं। आप समझे इसको, मतलब हांस जे मार्गेंथाउ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ही सिक्के के 2 भिन्न पहलू हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि वह सिक्का है शक्ति के लिए संघर्ष। मतलब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ही सिक्के के 2 भिन्न पहलू हैं, 2 भिन्न पहलू हैं, और वह सिक्का है शक्ति के लिए संघर्ष। तो शक्ति के लिए संघर्ष तो राष्ट्रीय राजनीति में भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी होता है। राष्ट्रीय राजनीति में जो कर्ता होता है, जो एक्टर होता है, जो अभिनेता होता है, वह समूह होता है जिसे कि हम राजनीतिक दल की संज्ञा दे सकते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो प्राथमिक अभिनेता होता है, जो एक्टर होता है, जो कार्यकर्ता होता है, वह राष्ट्र राज्य होता है। लेकिन वास्तविक रूप में जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजनीति में समूह के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में हितों और मूल्यों को लेकर के संघर्ष होता है, उसी प्रकार से राष्ट्र राज्यों के बीच भी अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के संघर्ष होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में जो वह सिक्का है वह शक्ति के लिए संघर्ष है। शक्ति के लिए संघर्ष राष्ट्रीय राजनीति में भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी होता है। इसके बाद में यहां ध्यान देंगे, जैसे कि मैं यहां बता रहा हूं आपको कि शक्ति बनाए रखना, शक्ति की वृद्धि और प्रदर्शन करना। मतलब यहाँ हांस जे मार्गेंथाउ कहते हैं कि चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, इन दोनों का ही ये प्रयास होता है क्या कि ये लगातार शक्ति बनाए रखना चाहते हैं, लगातार शक्ति में वृद्धि करना चाहते हैं और समय समय पर शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो। इसलिए हांस जे मार्गेंथाउ कहते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ही सिक्के के 2 भिन्न पहलू हैं। आशा करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैंने लिखा है कि उद्देश्यों की सिद्धि के लिए मुख्य समूहों पर अन्य समूहों के मुकाबले में अपना नियंत्रण रखा जाए। मतलब यहां डेफिनेटली हांस जे मार्गेंथाउ कह रहे हैं कि उद्देश्य की सिद्धि के लिए मुख्य समूह पर अन्य समूह के मुकाबले में अपना नियंत्रण रखा जाए। तो चाहे राष्ट्रीय राजनीति की बात आए, इसमें भी एक समूह अन्य समूह के ऊपर नियंत्रण रखने की बात करता है, एक समूह दूसरे समूह पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। और चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात आए तो इसके अंतर्गत भी एक राष्ट्रीय राज्य दूसरे राष्ट्रीय राज्य को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। तो डेफिनेटली ये बात कही जा सकती है कि मार्गेंथाउ कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में दोनों प्रकार की राजनीति वास्तव में एक ही सिक्के के 2 भिन्न पहलू हैं और वह सिक्का है शक्ति के लिए संघर्ष। तो शक्ति के लिए संघर्ष राष्ट्रीय राजनीति में होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता है। मैं आशा करता हूं कि मार्गेंथाउ की जो बात है यह आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बिंदु के रूप में समझाते हैं। नंबर 1, शक्ति के लिए संघर्ष, अर्थात राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो पहली समानता है वह है शक्ति के लिए संघर्ष। मतलब वास्तविक रूप में चूंकि राजनीति अर्थात राष्ट्रीय राजनीति का जो उद्देश्य होता है वो समूह की इच्छाओं की पूर्ति करना होता है। तो एक समूह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे समूह को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए क्या करेगा, वो
वास्तव में संघर्ष करेगा, अर्थात शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात आती है तो एक राष्ट्र राज्य वास्तविक रूप में दूसरे राष्ट्र राज्य से अपनी बात मनवाने के लिए, उसे अपने नियंत्रण में रखने के लिए शक्ति के लिए संघर्ष करेगा। तो ये बात कही जा सकती है कि चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, दोनों ही प्रकार की राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। अर्थात वास्तव में चाहे राष्ट्रीय राजनीति की बात आए तो इसमें मुख्य जो कार्यकर्ता होता है वह समूह होता है, राजनीतिक दल होता है। तो एक समूह या एक राजनीतिक दल दूसरे समूह या दूसरे राजनीतिक दल को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करेगा, अपने हित और अपने मूल्यों को उनसे मनवाने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए वास्तविक रूप में अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाएगा और दूसरे राष्ट्र राज्यों को अपने अधीन लाने का प्रयास करेगा। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि दोनों प्रकार की राजनीति में पहली समानता है शक्ति के लिए संघर्ष, मतलब दोनों ही प्रकार की राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष होता है। वैसे भी कहा जाता है कि चाहे घरेलू राजनीति हो, राष्ट्रीय राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, है शक्ति के लिए संघर्ष ही है, मतलब प्रत्येक प्रकार की राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। कौन कहते हैं? हांसे मार्गेंताउ। तो ये पहली समानता होगी। दूसरा है दोनों के तत्व समान ही है, मतलब राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्व भी समान ही है। ये तत्व का मतलब क्या होगा कि वास्तविक रूप में दोनों के कार्यकर्ता होते हैं, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, दोनों के एक्टर होते हैं, दोनों के अभिनेता होते हैं। अब अभिनेता कौन होते हैं? वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहां पर इसका जो समूह होता है वो कार्यकर्ता होता है। मतलब जो एक राष्ट्र होता है, एक राज्य होता है, उसके आंतरिक राजनीति की बात आती है तो उसके अंतर्गत उसका जो कार्यकर्ता होता है वह समूह होता है या राजनीतिक दल होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो उसके अंतर्गत वास्तव में जो कर्ता होता है वो राष्ट्र राज्य होता है। कौन होता है? राष्ट्र राज्य होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो अभिनेता है, वो अलग अलग वास्तव में देखा जाए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पर जो है दोनों के तत्व समान ही है। क्यों? क्योंकि दोनों के कार्यकर्ता होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राथमिक अभिनेता राष्ट्र राज्य होता है, जबकि राष्ट्रीय राजनीति में प्राथमिक अभिनेता समूह होता है। लेकिन दोनों के एक्टर तो होते हैं, दोनों के कार्यकर्ता तो होते हैं, कर्ता होते हैं दोनों की, इसलिए दोनों के अंतर्गत वास्तव में तत्व की समानता है। तीसरा है दोनों का स्वरूप समान है, अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप है वह भी समान है। कैसे है समान? वास्तव में यहाँ पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य विरोध होता है। बेटा ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य विरोध होता है। यहां से आइएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राथमिक अभिनेता कौन होता है? राष्ट्र राज्य होते हैं, और राष्ट्र राज्यों में आपस में राष्ट्रीय हितों को लेकर के संघर्ष होता है, राष्ट्रीय हितों को लेकर के संघर्ष होता है, क्योंकि सभी राष्ट्र राज्यों के अपने अपने राष्ट्रीय हित होते हैं और राष्ट्रीय हित अलग अलग होने के कारण वास्तविक रूप में उनमें हितों में टकराव होगा, मूल्यों को लेकर टकराव होगा तो वहां पर संघर्ष होगा। तो यहां कहा जा सकता है कि दोनों का स्वरूप भी समान है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य विरोध होता है, राष्ट्र राज्यों के मध्य विरोध होता है, जबकि राष्ट्रीय राजनीति में समूह के मध्य विरोध होता है। राष्ट्रीय राजनीति में समूह के मध्य विरोध होता है, जैसे कि राष्ट्रीय राजनीति की इकाई राजनीतिक दल को माना जाता है, तो यहाँ पर राजनीतिक दलों के मध्य विरोध होता है। इसलिए वास्तव में दोनों का स्वरूप भी समान है, क्योंकि दोनों में ही किसी न किसी रूप में विरोध का भाव पाया जाता है, असहमति की भावना पाई जाती है। क्योंकि वास्तविक रूप में जब तक असहमति नहीं होगी, दो पक्षों में जब तक असहमति नहीं होगी, तब तक राजनीति अस्तित्व में आ ही नहीं सकती है। अगर पूर्ण सहमति है तो राजनीति अस्तित्व में नहीं आएगी, और पूर्ण असहमति होगी तो वहां पर भी राजनीति अस्तित्व में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण असहमति की स्थिति में अगर हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो वहां पर गृह युद्ध होगा, और गृह युद्ध हो गया तो राजनीति एक प्रकार से समाप्त हो जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, वहां पर यदि युद्ध की शुरुआत हो जाती है तो डेफिनेटली वहां पर भी राजनीति विश्रांति की स्थिति में चली जाती है, राजनीति समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी रूप में दोनों ही स्तर पर निर्णय लेने में हम असफल रहे हैं। चौथा है शक्ति दोनों का आधार है, अर्थात वास्तविक रूप में चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, दोनों का जो आधार है वह शक्ति है। शक्ति प्राप्ति का प्रयास राष्ट्रीय राजनीति में भी समूह करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जो राष्ट्र राज्य होते हैं वो लगातार शक्ति
प्राप्ति का प्रयास करते रहते हैं, इसलिए शक्ति दोनों का आधार है। क्योंकि मूल जो तत्व है वह शक्ति ही है, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो। और पांचवी समानता है, दोनों में शक्ति साधन तथा साध्य है। मतलब चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, दोनों में ही जो शक्ति होता है वह साधन भी और साध्य भी होता है। अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो एक प्रकार से साधन बन जाता है। लेकिन अपने आंतरिक स्तर पर ही जब शक्ति में वृद्धि का प्रयास किया जाता है, अपनी सेना को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, अपनी पुलिस फोर्स को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में साध्य बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब एक राष्ट्र राज्य अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में शक्ति साधन बन जाती है। और जब एक राष्ट्र राज्य लगातार अपनी शक्ति में वृद्धि का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में जो शक्ति होती है वह साध्य बन जाती है। इसलिए दोनों ही प्रकार की राजनीति में, अर्थात राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति होता है वो साधन भी होता है और साध्य भी होता है। यस, चलिए इसके बाद में बेटा मैंने यहाँ लिखा है, ये 5 बिंदु हो गए आपके, मतलब इन दोनों में क्या समानताएं हैं। फिर मैंने लिखा है कि राजनीति की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति के लिए संघर्ष इस बात पर निर्भर करता है कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हालांकि कौन क्या कब कैसे प्राप्त करेगा लासवेल की पुस्तक है, पर फिर भी मैं बता रही हूँ कि राजनीति की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति के लिए संघर्ष, मतलब दोनों प्रकार की राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष होता है, ये तो निश्चित है। तो शक्ति के लिए संघर्ष जो हो रहा है वह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है। ये बात आपको लास्ट में जो मैंने लिखी है ये नोट करनी है। अब इधर आइए बेटा, दूसरा पार्ट लेते हैं, राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या असमानताएं हैं। ठीक है बेटा, नंबर 1, राष्ट्रीय राजनीति की इकाई या राजनीतिक दल है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इकाई राज्य है। इसका क्या मतलब है कि राष्ट्रीय राजनीति की जो इकाइयां हैं वो राजनीतिक दल होते हैं। मतलब जो राष्ट्रीय राजनीति होती है, जिसे कि आप आंतरिक राजनीति भी कह सकते हैं, राजनीति भी कह सकते हैं, घरेलू राजनीति भी कह सकते हैं इसको। यस, तो राष्ट्रीय राजनीति की जो इकाई होती है, जो राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य कार्यकर्ता होता है, जिसे का अभिनेता भी कह सकते हैं हम, एक्टर भी कह सकते हैं, वो होता है पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। यस बेटा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो एक्टर होता है, जो कार्यकर्ता होता है, जो अभिनेता होता है, जो इकाई होता है, वो कौन होता है? राज्य होता है या राष्ट्रीय राज्य होता है। जैसे इधर देखिएगा, मैं नोट कर रखा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता कौन होता है? राष्ट्र अथवा राष्ट्र राज्य। यस, जबकि राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य जो अभिनेता होगा, कार्यकर्ता होगा, एक्टर होगा, इकाई होगा, वो कौन होगा? यस, राजनीतिक दल। पहला अंतर क्लियर। दूसरा, राजनीति का जो आधार होता है उसकी दृष्टि से भी इन दोनों में अंतर है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है कि वास्तविक रूप में जो राष्ट्रीय राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति का आधार राष्ट्रीय कानून होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है। हाँ, ये बात भी सत्य है कि राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रीय कानूनों का पालन बाध्यता के साथ कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्र राज्य के द्वारा उतनी बाध्यता से उनका पालन नहीं किया जाता है, बल्कि हम ये कहेंगे कि नैतिकता के आधार पर ही उनका पालन किया जाता है। और अगर कोई राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, मतलब जैसे कि राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत व्यक्ति को विशेष दंड दिया जाता है, उस रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस राष्ट्र राज्य को उतना दंड नहीं दिया जा सकता है। इसलिए आप ये कहेंगे कि राजनीति का जो आधार होता है, राष्ट्रीय राजनीति का आधार राष्ट्रीय कानून होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है। तीसरा जो अंतर है वह है निश्चित विधियों की संख्या। ध्यान देंगे यहाँ पर, राष्ट्रीय राजनीति में निश्चित विधियों की संख्या अधिक होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निश्चित विधियों की संख्या कम होती है। कैसे? जैसे हिंसा चोरी पर राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिबंध लगा हुआ है कि हिंसा और चोरी की जाएगी तो दंड दिया जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध की अनुमति हमेशा रहती है। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो है हम कहेंगे कि जो निश्चित विधियां हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन विधियों को कोई माने या ना माने उसकी नैतिकता के ऊपर निर्भर करता है। तो निश्चित विधियों की संख्या के आधार पर भी इन दोनों में अंतर है। मतलब राष्ट्रीय राजनीति में वास्तविक रूप में निश्चित जो विधियां हैं, कानून है, उनकी संख्या अधिक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनकी संख्या बहुत कम है, ना के बराबर है। नेक्स्ट,
चौथा है सरकार की दृष्टि से अंतर। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सरकार की दृष्टि से भी अंतर है। सरकार की दृष्टि से अंतर का मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो सरकार होती है वो शक्तिशाली होती है। वास्तविक रूप में राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो सरकार होती है अपने देश के ऊपर पूरा नियंत्रण रखती है और कोई भी व्यक्ति उनके आदेशों का यदि उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में दंड की व्यवस्था की जाती है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो सरकार होती है वह कारगर सत्ता नहीं होती है या शक्तिशाली नहीं होती है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ कारगर सत्ता का अभाव, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कारगर सत्ता का अभाव होता है, शक्तिशाली सरकार का अभाव होता है। तो आज हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की बातों को पूरी दुनिया के सभी राष्ट्र राज्य मानते हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ उनको बाध्य कर सकता है, दंड दे सकता है? हरगिज नहीं, क्योंकि सभी राष्ट्र राज्य अपने आप में संप्रभु हैं और प्रभु सत्ता के ऊपर किसी भी रूप में कोई भी राष्ट्र राज्य आंच नहीं आने देता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का पालन कहां हो रहा है? आज भी नहीं हो रहा है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। सरकार की दृष्टि से अंतर, मतलब राष्ट्रीय राजनीति में शक्तिशाली सरकार होती है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्तिशाली सरकार का अभाव होता है। यस, पांचवा है कानून निर्माण करने वाली संस्थाओं की दृष्टि से अंतर। ध्यान दे बेटा, यहां पर मतलब कानून निर्माण करने वाली संस्थाओं की दृष्टि से भी दोनों प्रकार की राजनीति में अंतर है। कैसे है? यहां देखिएगा, राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो कानून बनाने वाली संस्थाएं होती हैं वो स्पष्ट होती हैं। नोट करेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में कानून बनाने वाली संस्थाएं स्पष्ट होती हैं। जैसे भारत और ब्रिटेन में संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, तो पार्लियामेंट संसद स्पष्ट है, स्पष्ट रूप में कानून बनाते हैं और इनके कानूनों का पालन किया जाता है, नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दंड की व्यवस्था की जाती है। ठीक है बेटा। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वास्तविक रूप में स्पष्ट रूप में कानून बनाने वाली कोई संस्था नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो कानून बनाने वाली संस्थाएं होती है वो अस्पष्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो क्या पूरी दुनिया के राष्ट्र राज्य उन कानून को मानने के लिए बाध्य है? जी नहीं। और अगर बाध्य कर दिए जाए तो फिर राष्ट्र की जो प्रभु सत्ता है वो प्रभु सत्ता कहाँ रही? यस, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब राष्ट्रीय राजनीति में कानून बनाने वाली संस्थाएं स्पष्ट होती है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कानून बनाने वाली संस्थाएं अस्पष्ट होती हैं। नेक्स्ट, छठा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समूह को सदैव खतरा रहता है जबकि राष्ट्रीय राजनीति में किसी प्रभुत्व संपन्न राज्य के अस्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से कोई खतरा नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दल का ही खतरा होता है। बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है बेटा, इसको समझें। क्या? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समूहों को सदैव खतरा रहता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो समूह होते हैं वो राष्ट्र राज्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो समूह होते हैं, जो कर्ता होते हैं, जो अभिनेता होते हैं वो राष्ट्र राज्य होते हैं और वास्तविक रूप में सभी राष्ट्र राज्य अपने आप में क्या होते हैं? संप्रभु होते हैं। तो एक राष्ट्र राज्य को दूसरे राष्ट्र राज्य से खतरा बना रहता है, हमेशा खतरा बना रहता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समूह को सदैव खतरा बना रहता है। किससे? प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र राज्यों से, मतलब सभी राष्ट्र राज्य एक दूसरे से भयभीत रहते हैं, खतरा बना रहता है। मतलब हम ये कहेंगे कि अपनी अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, चौकसी के लिए प्रत्येक राष्ट्र राज्य चौकसी करता रहता है और वह हमेशा सतर्क सचेत रहता है, उसे डर रहता है, खतरा रहता है। जबकि राष्ट्रीय राजनीति में किसी प्रभुत्व संपन्न राज्य के अस्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से कोई खतरा नहीं होता है, मतलब राष्ट्रीय राजनीति में अंदर से उसको किसी भी रूप में कोई खतरा नहीं होता है और ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दल का होता है। और वो भी यही है कि भाई एक राजनीतिक दल के स्थान पर दूसरे राजनीतिक दल की सरकार आ जाए, बस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये अंतर हो गया। और अंतिम, सातवां है शक्ति के लिए संघर्ष के स्वरूप में अंतर। अब ध्यान देंगे बेटा, यहाँ मतलब यहाँ वास्तविक रूप में देखा जाए तो शक्ति के लिए जो संघर्ष होता है उसके स्वरूप में भी अंतर है। राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति के लिए संघर्ष होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति के लिए संघर्ष होता है। तो शक्ति के लिए संघर्ष जो हो रहा है वो तो एक प्रकार की समानता होगी, लेकिन शक्ति के लिए जो संघर्ष है उसके स्वरूप में अंतर है। स्वरूप में क्या अंतर है कि राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक रूप में जो शक्ति के लिए संघर्ष होता है वह शांतिपूर्ण होता है। बेटा नोट करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति के लिए संघर्ष होता है वह शांतिपूर्ण होता है। हाँ, कभी कभी वास्तविक रूप में गृह युद्ध जैसी स्थिति भी आ जाती है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, गृह युद्ध जैसी कभी कभी स्थिति आ सकती है। जब वास्तविक रूप में शक्ति के लिए संघर्ष सीमा से आगे बढ़ जाता है तो उस देश के अंतर्गत, उस राष्ट्र राज्य के अंतर्गत गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है। बाकी वैसे देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के लिए जो संघर्ष होता है वह शांतिपूर्ण तरीके से ही होता है। जैसे मान लीजिएगा राजनीतिक दलों के मध्य आपस में शक्ति के लिए संघर्ष होता है तो वो चुनाव के माध्यम से स्पष्ट हो पाता है कि किस दल की सरकार बनेगी, तो वहां पर वास्तव में किसी भी रूप में कोई हिंसा का प्रयोग नहीं होता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आधिपत्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, और जब ये संघर्ष होता है तो वह युद्ध का रूप धारण कर लेता है। मतलब एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य पर अपना आधिपत्य, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वास्तव में जब संघर्ष करता है तो वह संघर्ष ही क्या होता है, फिर वह युद्ध का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ प्रथम राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण तरीके से शक्ति के लिए संघर्ष होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक रूप में युद्ध का सहारा भी लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था, किसको लेकर के हुआ था, कश्मीर को लेकर के युद्ध हुआ था। तो वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि शक्ति के लिए जो संघर्ष होता है उसके स्वरूप में अंतर होता है। राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के लिए जो संघर्ष होता है उसका स्वरूप शांतिपूर्ण होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के लिए जो संघर्ष होता है उसका स्वरूप वास्तविक रूप में शांतिपूर्ण नहीं होता है, बल्कि वह युद्ध का रूप धारण कर लेता है। तो ये मैंने 7 बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या असमानता है। इधर आइए बेटा, अब मैंने यहाँ निष्कर्ष निकाला है इन दोनों का, क्या कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बात सत्य है कि समानताएं भी होती है और असमानताएं भी होती, लेकिन वास्तव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति होती है, कहा जाता है कि प्रकृति एक जैसी होती है, और वो होती है कि भाई शक्ति के लिए संघर्ष होता है। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देखा जाए तो जहां ये असमानताएं बताइए वो अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से बंधी हुई है। क्यों? क्योंकि जिस राज्य का जैसा स्वरूप होता है उसके आधार पर उसकी विदेश नीति तय होती है, और जब विदेश नीति तय होती है तो उसी से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्धारण होता है। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वातावरण एक राज्य के स्वरूप को प्रभावित करता है। एक राष्ट्रीय राज्य के द्वारा किस प्रकार के कानून बनाए जाएंगे वह भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित होता है। इसलिए राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। इसलिए मैंने यह लिखा है कि ये एक दूसरे से बंधी हुई है, अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक दूसरे से बंधी हुई है, एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में वास्तविक रूप में पूरी दुनिया में 2 गुट बन गए थे, एक पूंजीवादी गुट, दूसरा साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, जबकि साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। अब इन दोनों के बीच में जो खींचतान चली हुई थी, वास्तविक युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन इनमें जो खींचतान चली हुई थी, जो मैं ये कहूंगा कि मस्तिष्क के स्तर पर जो युद्ध लड़ा जा रहा था, जिसे कि शीत युद्ध की संज्ञा दी गई थी। उसके बाद में वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जब पूरी दुनिया 2 गुटों में विभाजित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो विश्विक व्यवस्था बन जाती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बन जाती है, वो द्विध्रुवीकरण के रूप में आ जाती है। मतलब पूरी दुनिया में केवल 2 ही ध्रुव बन गए, एक तरफ पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट। और इसी के साथ में ऐसी स्थिति में फिर भारत जैसे राष्ट्र राज्यों ने इन दोनों ही गुटों से दूर रहने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी नीति अपनाई, गुट निरपेक्षता की नीति। तो ये गुट निरपेक्षता की नीति जो अपनाई भारत ने, वास्तविक रूप में किस आधार पर अपनाई है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वातावरण से प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी ये नीति अपनाई, जिसको कि विदेश नीति की संज्ञा दी जाती है। कौन सी नीति अपनाई? गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है बेटा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में फिर 1991 में क्या होता है? सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, और जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो ऐसी स्थिति में फिर रूसी नेतृत्व, अमेरिका के राष्ट्रपति का पूरे विश्व के अंतर्गत नेतृत्व कायम हुआ। इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ये निर्धारक तत्व बन गई। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और इसी के साथ में जो रूस का नेतृत्व है वो धीरे धीरे क्या हो गया? मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्धारक तत्व बन गए। और भी बहुत बातें जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्धारक तत्व बने। हालांकि हम समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो निर्धारक तत्व है इसके ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे। यहाँ तो मैंने केवल संकेत इसलिए दिया है कि आप ये समझ पाएं कि राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। मतलब राष्ट्रीय राजनीति राज्य के स्वरूप के आधार पर चलती है, और राज्य के स्वरूप के आधार पर चलती है तो ऐसी स्थिति में राज्य का स्वरूप जैसा होगा वैसी विदेश नीति होगी, और जैसी विदेश नीति होगी उसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप निर्धारित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो वातावरण होता है उस वातावरण से राष्ट्र राज्य या राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होती है, जैसा कि गुट निरपेक्षता। ये विश्व व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप उभर कर सामने आया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, द्विध्रुवीकरण, मतलब पूरी दुनिया में 2 ध्रुव बन गए थे शक्ति के, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। तो इससे प्रभावित हुए ना
यही तो ये कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण से राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होती है। इसलिए ये दोनों ही जो राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, एक दूसरे से बंधी हुई है, एक दूसरे से स्वतंत्र अलग नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बेटा लास्ट में मैं आपको डायग्राम समझाना चाहूंगा। मतलब अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप है, उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं दोनों में समानता और असमानता समझने के बाद में। अब आइए इधर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहेंगे सामान्य रूप में? राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतरक्रियाओं की प्रक्रिया को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। राजनीति किसे कहेंगे? राष्ट्रीय राजनीति किसे कहेंगे? यहां पर नोट करेंगे आप, समूह के मध्य संबंधों तथा अंतरक्रियाओं की प्रक्रिया को ही राजनीति कहा जाता है। ठीक बेटा, अब इधर बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता है वो कौन है? राष्ट्र अथवा राष्ट्र राज्य। यस, अब राजनीति का प्राथमिक अभिनेता कौन होगा? समूह या राजनीतिक दल होगा। इधर आइए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हित। सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करने का प्रयास करेंगे, परंतु राजनीति का उद्देश्य क्या होगा? एक समूह के हित और मूल्यों की रक्षा करना। इधर आइए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति क्या होगी? संघर्ष। जबकि राजनीति की परिस्थिति भी क्या होगी? संघर्ष। मतलब राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति संघर्ष होगी। यस बेटा, अब इधर आइए, इधर मैं नीचे कहा है कि विदेश नीति मतलब राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतरक्रियाओं की जो प्रक्रिया होती है उसकी अभिव्यक्ति विदेश नीति के माध्यम से होती है। वास्तव में राज्य का जैसा स्वरूप होगा उस स्वरूप के आधार पर विदेश नीति तय होगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहेंगे? राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतरक्रियाओं की प्रक्रिया को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है और इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अभिव्यक्ति विदेश नीति के माध्यम से होती है। अब नीचे आइएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साधन क्या होता है? शक्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साधन क्या होता है? शक्ति होती है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साधन तथा साध्य लक्ष्य भी क्या होता है? शक्ति होता है, जैसा कि मैंने इनमें आपको समझा दिया है। इसके बाद में प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया दो रूपों में अभिव्यक्त होती है। नंबर एक, संघर्ष समाधान। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्र राज्यों के मध्य वास्तविक रूप में राष्ट्रीय हितों को लेकर के संघर्ष होता रहता है और संघर्ष होता रहता है तो उन संघर्षों का समाधान भी किया जाता है। संघर्ष समाधान किया जाएगा लगातार। और अगली बात आई शक्ति के लिए संघर्ष। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्यों के मध्य लगातार अपनी शक्ति वृद्धि का प्रयास किया जाता है और शक्ति वृद्धि का जो प्रयास किया जाता है वह वास्तविक रूप में शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया की अभिव्यक्ति दो रूपों में होती है, संघर्ष समाधान और शक्ति के लिए संघर्ष। अतः यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विरोध और समाधान की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। नए नए विरोध आते रहते हैं, उनके समाधान होते रहते हैं, फिर नए विरोध आते हैं, फिर समाधान होते हैं। मतलब राष्ट्र राज्यों के बीच राष्ट्रीय हितों की टकराहट होती है और उन राष्ट्रीय हितों को लेकर के जो टकराहट होती है उसका समाधान किया जाता है, फिर नए जो है टकराव शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब यहां मैंने एक बात और समझा रखी है, क्या कि राष्ट्रीय राजनीति में विशेषकर जो अभिकर्ता होते हैं वो समूह होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में समूह की जो भूमिका होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही भूमिका राष्ट्र राज्यों की होती है। नोट करें, राष्ट्रीय राजनीति में समूह मीन्स राजनीतिक दल। ठीक है बेटा, चूंकि राष्ट्रीय राजनीति की जो इकाई मानी है, किसको माना है हमने? राजनीतिक दल को माना है। तो राष्ट्रीय राजनीति में समूह की जो भूमिका होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही भूमिका राष्ट्रों की या राष्ट्र राज्यों की या राज्यों की होती है। ये हो गया अंतरराष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जब तक आप ठीक से नहीं समझेंगे, दोनों के समानता और असमानता को जब तक ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को आप अच्छे से समझ सके, इसी कारण मैंने ये अलग से लेक्चर अपलोड किया है किस बारे में, कि राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। और इस डायग्राम के माध्यम से आप ये दोनों बातें आसानी से समझ सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं ये दोनों बातें ठीक से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।